अंधेरी रात और गांव के आसमान पर छाई वो खौफनाक लाली। किसी को नहीं पता था कि ये आग आसमान से गिर रही है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। बरगद के उस विशाल पेड़ की छाया आज पूरे गांव को निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। रामू, तू तू मेरा अपमान कर रहा है। मुझे अपनी जमीन नहीं देगा। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, इस गांव को तबाह कर दूंगा। पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी। मुझे मेरी जमीन चाहिए। क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा कम पड़ गई है। देवता ने मुझे संकेत दिया है। उन्हें रामू की वो 5 बीघे वाली उपजाऊ जमीन चाहिए। मुखिया जी, अनर्थ मत कहिए। वही एक जमीन है जिससे मेरे बच्चों का पेट भरता है। अगर वो भी चली गई तो हम भूखे मर जाएंगे। क्या देवता इतने निर्दयी हो सकते हैं? याद रखना रामू, कल शाम तक का समय है। गांव वालों, घर जाओ और प्रार्थना करो कि ये पापी मान जाए, वरना कल का सूरज तुम पर भारी पड़ेगा। घर के अंदर जहां पूरा गांव डर के मारे अपने घरों में दुबका था, वहीं माधव की आंखों में खौफ नहीं बल्कि कुछ सवाल थे। बरगद के पास मिले उन सुरागों ने माधव के मन में संदेह का बीज बो दिया था। वो जान चुका था कि जिसे दुनिया दैवीय प्रकोप समझ रही है, उसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। लिली, मुझे इस बरगद के रहस्य पर बिल्कुल यकीन नहीं है। कल जब मैं उधर से गुजरा था तो मुझे वहां बिजली के तार और ग्रीस दिखाई दी थी। पर भैया, पेड़ पर तार और ग्रीस का क्या काम? क्या आप वापस वहां जाएंगे? हाँ, कल दिन के उजाले में मुझे वहां जाकर सच का पता लगाना ही होगा। दिन का उजाला। सूरज की रोशनी में बरगद का पेड़ शांत तो था, पर उसके पीछे छिपे राज अब भी बेनकाब होना बाकी थे। माधव खतरे के करीब पहुंच चुका था, लेकिन कालू की गिद्ध जैसी नजरें हर पल उस पर टिकी थीं। एक छोटी सी गलती और माधव का खेल हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। यही वो जगह है। कल रात यहीं से कुछ चमकता हुआ दिखा था। अगर ये सच में दैवीय प्रकोप है तो यहाँ बिजली के तार और ये ग्रीस क्या कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। ए लड़के, यहाँ क्या कर रहा है बे? भाग यहाँ से। तुझे पता नहीं यहाँ देवता का पहरा है? अरे कालू चाचा, मैं तो बस यहाँ अपनी गेंद लेने आया था। दोबारा यहाँ नजर मत आना, वरना खैर नहीं। लिली, लिली, पानी लाओ। आज बाल बचाओ। मैं उस बरगद के पास गया था। क्या आप भैया वहाँ गए थे? मैंने मना किया था ना। क्या हुआ वहाँ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वहां कालू था, वो पहरा दे रहा था। उसने मुझे देख लिया। उसकी आंखों में मैंने डर देखा लिली, जैसे वो कोई कीमती चीज छिपा रहा हो। अगर वो सिर्फ एक पेड़ होता तो कालू इतना क्यों भड़कता? भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज अब आप वहां वापस मत जाना। हाँ, कल दिन के उजाले में मुझे वहां जाकर सच का पता लगाना ही होगा। रात का सन्नाटा। माधव बरगद के पेड़ की जड़ों के पास रेंगते हुए पहुंचता है। वो रुककर पेड़ के तने को गौर से देखता है। कहाँ है वो जगह? कहाँ है? पेड़ के तने पर हाथ फेरते हुए। दोपहर में जब मैं यहाँ आया था तो मैंने चप्पा चप्पा छान मारा था। तब तो यहाँ सिर्फ खुरदुरी छाल और सूखी जड़ें थीं। कहीं कोई निशान तक नहीं था कि यहाँ कुछ छिपा हो सकता है। दिन की तेज धूप में ये ग्रीस और मिट्टी बिल्कुल पेड़ के रंग में मिल जाते हैं। उन्होंने इस लकड़ी के टुकड़े पर वैसी ही छाल चिपका रखी है जैसा असली पेड़ है। इसीलिए दिन में ये बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। लकड़ी के किनारे को पकड़ते हुए ये रोशनी तो पेड़ के अंदर से आ रही है। ये क्या, पीतल का माइक्रोफोन? तो यहाँ से कालू चाचा अपनी आवाज को देवता की आवाज बनाकर पूरे गांव को डराते हैं। आवाज तो बहुत सुरीली है ना माधव, बस अफसोस कि तूने इसे सुन लिया।
मुखिया जी, आप यहाँ? मना किया था ना तुझे। तुझे क्या लगा तू हमारा ये सालों पुराना खेल एक रात में बिगाड़ देगा? आप मुझे रोक सकते हैं, पर इस सच को नहीं। जबान संभाल के लड़के, धर्म के काम में उंगली मत उठा, वरना तेरा भी बुरा हाल होगा। तुझे क्या लगा तू हमारा खेल बिगाड़ देगा? कालू, पकड़ इसे, आज इसका काम तमाम करना होगा। तभी वहां पर लिली और माधव के पिता गांव वालों के साथ आ जाते हैं। खबरदार, मेरे भैया को हाथ भी मत लगाना। देखो गांव वालों, देखो इनका असली चेहरा। मुखिया, हमने तुझे अपना रक्षक माना था और तू भक्षक निकला। हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया तूने। इसी पीतल के माइक्रोफोन से तुम हमें डरा रहे थे। मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने गांव के भले के लिए नहीं। माधव की समझदारी और गांव वालों की एकता ने उसे एक ही पल में ढहा दिया। बरगद अब डरावना नहीं था, वो आजाद था।